नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो सॉफ्ट स्किल के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है। फिर हमने देखा कि सॉफ्ट स्किल अगर प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो होंगी पर्सनालिटी। फिर हमने ये समझा कि पर्सनालिटी होता क्या है। कई बातें इसमें हमें समझ में आई, जिसमें हमने जाना पर्सनालिटी मतलब हम सारे इंसान आपस में एक समान हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, और मान लिया जाए कि वो अंतर मात्र 0.1% का है। और वही जो हमारा अंतर है, जो हमें एक दूसरों से अलग करता है, वही पर्सनालिटी कहलाता है। और जब पर्सनालिटी की बात आई तो सबसे पहला कंटेंट जो हमारे सामने आया वो हो गया आपका ड्रेसिंग, यानी कि पहनावा। अब हमारा पहनावा कैसा है, इस पे हमें जज किया जाएगा। तो पर्सनालिटी का जो पहला बेसिक चीज आपका होगा, इंपॉर्टेंट चीज होगा, वो होगा आपका ड्रेसिंग। इसमें हमने जाना कि कुछ ड्रेस कोड होते हैं, ड्रेसिंग सेंस होते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी कि बौद्धिक बुद्धिमत्ता, समझदारी, हमने इसे भी पढ़ा। और हमने ये सीखा था कि हर समाज की ये सच्चाई है कि उसमें 75% लोग ऐसे होंगे जिनका आईक्यू कम होगा, और 25% लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू बेहतर होगा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा। और उन्हीं पे ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि वो उन 75% के सही से चला पाएँ। भले उनको उनके लिए नियम बनाना पड़े, धर्म का सहारा लेना पड़े, जो भी पॉसिबिलिटीज हो वो करेंगे, लेकिन उनका लाइफ बेहतर हो। इसके बाद का जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, और ख़ास करके हमारे पर्सनल लाइफ में। और नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे, इमोशन। एक नॉर्मल सी वर्ड है यहाँ पे, इमोशन, और इसी से बना है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो क्या आप इमोशन समझ पाते हैं? क्या हमें ये पता है कि इमोशन क्या है? हमारे अंदर इमोशन तो होते ही हैं। जब भी हमें कुछ देख के अच्छा लगे, किसी बारे में हमें बुरा लगे, तो इसका मतलब है, ये साबित होता है कि हमारे पास इमोशन है, हम इमोशनल हैं, भावना है हमारे पास, भावनात्मक हैं हम। लेकिन अब है यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? इसको पहले हम समझते हैं। उससे पहले हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे मानेंगे कि हमारे अंदर इमोशंस हैं या फिर नहीं है। अब है कि अगर नॉर्मली इसे डिस्क्राइब करना हो इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो सबसे पहली बातें आएंगी इमोशंस को समझना, यानी कि भावनाओं को समझना। तो पहला कंटेंट जो हमारा है वो है हमारा भावनाओं को समझना। अगर आप इमोशंस को समझ पा रहे हैं, भावनाओं को समझना, अगर हम इमोशन को समझ पा रहे हैं, इमोशन भी कौन सारे, तो एक हो गया हमारा सेल्फ इमोशन, यानी कि आप खुद के इमोशन को समझ पा रहे हैं। दूसरा है दूसरों के इमोशंस को, अदर्स इमोशन। अगर हम खुद के इमोशन को भी समझ पा रहे हैं, दूसरों के इमोशन को भी समझ पा रहे हैं, और बात सिर्फ समझने की नहीं है, बात है उसे कंट्रोल करने की। मैं इमोशन को समझ पा रहा हूं और अगर मैं उसे कंट्रोल भी कर रहा हूं। इमोशंस को समझना, और समझने के साथ क्या होगा, इन इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके पास भावनात्मक समझदारी है।
क्या क्या चीजें आएंगी? कोई ऐसा इंसान जो भावनाओं को समझता हो, इमोशंस को समझता हो। अगर कोई इमोशन समझ रहा है, भावना समझ रहा है, खुद के इमोशन को भी समझना और खास करके दूसरों के इमोशन को समझना और उसे कंट्रोल करना। जैसे अगर बात करें खुद की, आप ही सोचिए, आप अपने इमोशंस को तो समझ ही लेते हैं, ये तो समझ में आता ही है आपको कि कोई चीज आपको परेशान कर रहा है, कोई चीज आपको अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है। अगर आपको रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, आप समझ जाते हैं कि हाँ आपके अंदर इमोशंस हैं और आप अपने इमोशन को उस समय समझ पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप दूसरों के इमोशन को समझ पाते हैं? अपने इमोशन को तो सभी समझ ले रहे हैं, क्या हम किसी और के इमोशन को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं और समझने के साथ साथ अगर हम उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंट्रोल भी कर ले रहे हैं, तब माना जाएगा कि हमारे अंदर क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। अब एग्जाम्पल से देखिए, नॉर्मली कैसे अपने इमोशन को तो हम समझ लेंगे, अगर कोई दूसरा इंसान हो कैसे समझिएगा उसके इमोशन को? अगर वो रो रहा हो तो क्या मान लिया जाए कि वो उदास है? अगर वो हंस रहा हो तो क्या ये मान लें कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, खुश है वो? तो कई बार ऐसा होता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो आप अपने पेरेंट्स में जरा ये देखिए कि ज्यादा इमोशन किन के पास होगा? पेरेंट्स में आपके मम्मी के पास ज्यादा इमोशन है या आपके पापा के पास ज्यादा इमोशन है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, हमने IQ का डेटा देखा कि हर समाज की एक सच्चाई है कि समाज में 75% लोग ऐसे होंगे जिनका IQ क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है कि वो ज्यादा समझदार होंगे नहीं, वो कितना भी चाह ले पॉसिबल है नहीं। अब संजोग से है कि उन बेवकूफों के समाज में, उन बेवकूफों की भीड़ में आपके पेरेंट्स में जो कंट्रोल इमोशन, मान लेते हैं कि आपके पिताजी हैं, वो गए मार्केट। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो मार्केट तो गए, अब वहां पे जाम लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। एक कोई दूसरा इंसान आया और गलती से आके वो आपके पापा से टकरा गया, बाइक से टकरा गया। गलती उसी की थी, आपके पापा की बिल्कुल गलती नहीं थी, वो टकरा गया। ऊपर से गुस्सा भी वही कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। अब उस समय क्या करना चाहिए? अगर आपके पापा समझदार हैं, उन्हें क्या लगेगा? क्यों करूं मैं गुस्सा, नुकसान तो मेरा ही है। अब मान लिया जाए कि कोई हमारे साथ अगर किसी ने बदतमीजी कर ही दी, क्या करेंगे आप? अगर किसी ने बदतमीजी कर दी, गाली ही दे दी, तो क्या हम उसे फिर से गाली देंगे? उससे ज्यादा बदतमीज हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में पूरा कीचड़ है, कहीं पे बारिश का समय था और रास्ते में एक जगह कीचड़ है। अब उस कीचड़ में क्या हुआ कि कुछ सुअर एक जानवर है, अब कुछ सुअर उस कीचड़ में एकदम धूमधाम से पार्टी कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है कि सुअरों का जो स्वर्ग होगा वो तो कीचड़ ही है। अब उस कीचड़ में स्वर्ग एकदम धूमधाम से पार्टी कर रहे हैं और आप एकदम नहा धो के तैयार होके आप जा रहे थे क्लास या किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे थे। अब जैसे उस कीचड़ के नजदीक आप पहुंचे, एक सुअर ने पार्टी करते हुए उसमें छलांग लगाई और कुछ छींटे आप पर पड़ गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि छींटा तो पड़ा है, तब अगर उसने छींटा पराया तो हम भी उस कीचड़ में कूद जाएंगे, और वहां पे अगर उसने 2 छींटे पराए, हम 12 छींटे पराएंगे। कारण क्या है कि तुमने एक गाली दिया, हम कई सारे गालियां देंगे। बस वही बात है वहां पे। दूसरा ऑप्शन है कि हम बचे हुए लिबास को संभालेंगे और वहां से निकल जाएंगे। कारण क्या है? सुअर को तो हम नहीं बदल सकते हैं,
उसका धर्म है कीचड़ में रहना, वो नहीं बदला जा सकता है। तो आप क्या करेंगे वहां पे? और ये बात आपके पापा को पता है कि अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंके तो छींटे हमारे ऊपर पड़ेंगे, बचे हुए कपड़े हमारे गंदे होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी गलती है, आप एकदम सही हैं, और ये बोल के वो चले गए। लेकिन बुरा तो लगा ही होगा। अब उनकी गलती है भी नहीं, और कोई आके बदतमीजी से बात करे, हम कितना भी कंट्रोल कर लें, अपने आप को कितना भी नॉर्मल बताएं, लेकिन बुरा तो लगता ही है। उन्हें भी लगा। अब वो चले गए घर, अपने पेरेंट्स को देखा, पापा को देखा, और आपको लगा कि शायद पापा परेशान है, कुछ तो है। और आपने पूछा कि पापा सब सही है, कोई समस्या भी है? अब पापा हैं इमोशनल इंटेलिजेंट, अब उनको दिमाग में है कि ये बात बताने का क्या फायदा, क्यों बच्चों को परेशान किया जाए। और उन्होंने सिंपल कहा, सब भला चंगा, क्या ही होना है, सब बढ़िया, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने। तो क्या ये आप मान लेंगे कि वो खुश हैं? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन सारे लोग ये नहीं मान पाएंगे कि वो अंदर से खुश नहीं है। वो चेहरा पे देखेंगे मुस्कान और मान क्या लेंगे कि हाँ खुश तो है ये। लेकिन अगर उसमें भी कोई एक ऐसा इंसान जो उस हंसी के पीछे की चीजों को देख ले, चेहरा मुस्कुराता हुआ जरूर है, वो कहते हैं ना, आप जो यूं मुस्कुराए जा रहे हैं, क्या गम है जो छिपाए जा रहे हैं। तो एक ऐसा इंसान जो उस हंसी के पीछे के गम को भी देख ले और फिर कहे ना कुछ तो बात है। अब अगर वो चीज आपके पास है तो इसका मतलब है कि आप दूसरों के इमोशन को समझ पा रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया कि अगर मैं अपना इमोशन भी समझ रहा हूं, दूसरों के इमोशन को भी समझ रहा हूं, पहला तो ये। दूसरा है कि उस इमोशन को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। अगर कोई आपके इमोशन को समझ ले तो उसे कंट्रोल तो कर ही सकता है, नॉर्मल सी बात है। हाँ, सारे इंसान ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसमें एकदम अव्वल दर्जे में होंगे। वो कंट्रोल करना जानते हैं, उनको पता है कि सामने वाले के इमोशन को कंट्रोल करना कैसे है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटे स्तर पर अगर एग्जाम्पल लें तो मान लिया जाए कि चिंटू, वही चिंटू सॉफ्ट स्किल वाला काल्पनिक लड़का, अब हमने मान लिया कि चिंटू है 4 साल का। अब चिंटू के माँ ने उसके लिए दूध लाया, गिलास में दूध लेके आई है मम्मी, और उसने कहा कि देखो चिंटू, दूध गर्म है, काफी जरूरी भी है, पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें, खूब अच्छे से समझाया, और तब लास्ट में कहा कि पी लो दूध। अब चिंटू तो चिंटू है, चैलेंजिंग बिहेवियर है। चैलेंजिंग बिहेवियर यानी कि हम इंसानों को जिन चीजों के लिए मना किया जाएगा, हमारा दिमाग उन्हीं चीजों के लिए उकसाएगा, और ये जन्म से है। और चिंटू तो 4 साल का ही है, वो भी चैलेंजिंग है। अब जैसे वहां पे उसकी मम्मी ने कहा कि दूध पीना पड़ेगा, अब वो कह रहा अच्छा हम तो नहीं पिएंगे, एकदम नहीं पिएंगे दूध। लेकिन उसकी मम्मी समझदार है, उसकी मम्मी है इमोशनल इंटेलिजेंस वाली, भावनात्मक समझदारी है उनमें। उनको पता है कि इस चिंटू को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे इसके इमोशन को कंट्रोल करना है। और उन्होंने क्या कहा कि देखो चिंटू, गिलास में दूध भरा हुआ है, टेबल पे रख रहे हैं, खबरदार जो एक बूंद भी कम हुआ। अब उसे लग रहा अच्छा हमको चैलेंज करोगे, हमको रोकोगे, चिंटू सिंह है हम, मजाक है। और उसने तुरंत गिलास उठाया और दूध गटक गया। अब उसे लग रहा है कि वो जीत गया है। असल में उसे 3, 4, 5 साल के बाद समझ में आएगा कि गधा वही था। उसकी मम्मी के पास क्या था? तो उसके मम्मी के पास था इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जिनके पास ये चीजें हैं
वैसे इंसान जो इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं, पहले तो इमोशन को समझ लेते हैं, फिर उसे कंट्रोल करने की अगर क्षमता रखते हैं, वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये तो चलिए मासूमियत वाला एग्जाम्पल था। एक नॉर्मली खास करके लड़कों में ऐसा होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि 3-4 लड़कों का ग्रुप है। अब हर ग्रुप में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आप लोग अभी जिस एज में हैं और ये एज लगभग 12 से 21-22 के आसपास का लेते हैं, तो ये जो एज है इसको हम लोग बोलते हैं गैंग एज। गैंग एज। अब इस गैंग एज में क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, है ना। जैसे एक क्लास आए, अब क्लास में भी क्या है कि बच्चे हैं 16, 17, 18 साल के। अब उन्हें पानी भी पीने जाना है। अब उनका मन क्या करेगा, कोई साथ चले। कारण क्या है तो गैंग एज में ही कहीं एडमिशन ले रहे हैं, क्लास करना है, और वहां भी क्या बोल रहे हैं, मेरा दोस्त करेगा तब हम करेंगे ज्वाइन, अगर वो इस महीने नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, अगले महीने कर लेंगे, लेकिन साथ में करना है। क्यों? क्योंकि गैंग एज में है। हाँ, आज से 4-5 साल के बाद ये बातें बदल जाएंगी। अगर दोस्त कहे भी मैं भी चलूं क्या साथ पानी पीने के लिए, बोला जाओ, अकेले चले जाओ, क्या पीछे पीछे चलना, खुद जाओ। लेकिन अभी का मामला क्या है कि उन्हें साथ चाहिए दोस्तों का, क्योंकि गैंग एज है। अब हर गैंग की तरह इस एज वाले जो लोग हैं उनके गैंग का भी एक न एक सरदार होता जरूर है, सारे गैंग का। और वो एक ऐसा सरदार है, वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास उस गैंग के सारे लोगों के हर समस्या का समाधान है। कोई भी समस्या आए उसका समाधान है उसके पास, तुरंत कर लेगा। ये चीज वहां हो रहा है। अब हुआ कि वहां भी एक इंसान है, मान लिया जाए कि वो इंसान चिंटू ही है। अब चिंटू, हुआ क्या कि चिंटू को हो गया है सर्दी, जुकाम हो गया है खतरनाक वाला एकदम। और चिंटू ने अपने मन में सोच लिया है कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए, एकदम दूर रहना है ठंडी चीजों से। क्यों? क्योंकि जुकाम है। अब वो ये सोच के एकदम कसम खा के घर से निकला है कि एकदम नहीं खाएंगे, जुकाम है, जब तक जुकाम है सर्द वाली चीजों से दूर रहना है। अब वो जैसे पहुंचा गैंग के सरदार के पास, लीडर के पास, यानी कि दोस्तों वाले ग्रुप में, अब वहां पे उसका सरदार है और वो कोल्ड ड्रिंक ले आया। अब वो कह रहा है कि आओ चिंटू पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। चिंटू कह रहा है ना, चाहे जो हो जाए कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पिएंगे। अब उसका जो दोस्त है वो डायरेक्ट नहीं समझाएगा, उसे पता है कि अगर जिद करेंगे तो ये मानेगा नहीं, ऐसे तो नहीं समझेगा। लेकिन उसको ये पता है कि चिंटू के इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है। अब अगर नहीं पियोगे मत पियो, तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या जाता है। हाँ, लेकिन एक बात याद करो, लोहा ही लोहे को काटता है। अब चिंटू को लगा अच्छा बात तो सही है, ये बात में तो दम है, लोहा ही लोहे को काटता है। और बस इस एक सेंटेंस से चिंटू के दिमाग में क्या आया कि जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, तो ठंड से होने वाली समस्याएं शायद उसी से ठीक भी हो जाएं। और यही सोच के चिंटू कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। अब जरा सोचिए, ये संभव है? मान लिया जाए कि जिस समय वो ये कह रहा हो कि लोहा लोहे को काटता है, अब अगर उसी समय आके कोई कुत्ता उसे काट ले तो क्या कहा जाए कि कुत्ता ही कुत्ते को काटता है। तो इसका मतलब है कि सच्चाई से कोई वास्ता है नहीं। लेकिन ये जो भी, जिनके पास भी इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, उनको ये पता है कि टेम्पोरली या उस खास सिचुएशन में उस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे इंसानों को कंट्रोल किया जाए, सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए।
और जिन लोगों के पास ये चीजें होंगी, मान लीजिए कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर इंसान है। अब अगर ये चीज अगर किसी के पास है तब तो लाइफ में काफी आगे जाएगा, एकदम नॉर्मल सी बात है। और जैसे और एग्जाम्पल से ही समझें तो दुनिया भर के जितने भी नेता होंगे, अब उनके पास क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस तो एकदम होना ही है, तभी तो वो लोगों से जुड़ पाएंगे। जैसे अभी के समय में अगर भारत में देखें या पूरी दुनिया में देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर कोई माहिर इंसान ले तो मोदी जी से बड़ा कौन ही होगा, नरेंद्र मोदी इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर इंसान है। जैसे मान लिया जाए कि ये बिहार है और बिहार में मैथिली क्षेत्र है दरभंगा। अब संजोग ऐसा था कि दरभंगा में मोदी जी का रैली होना है, मोदी जी आने वाले हैं और वहां स्टेज के आसपास जो पूरा जन सैलाब फैला हुआ है, कई लोग हैं वहां पे, उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई परसेंट लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से खुश नहीं हैं और वहां पे नारे क्या लगा रहे हैं, मोदी जी मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगा रहे हैं। मोदी जी वहां पहुंच गए हैं, उनके सामने भी ये दृश्य है, लोग नारे लगा रहे हैं मोदी जी मुर्दाबाद का, काले झंडे तक दिखा रहे हैं, इतना विरोध प्रदर्शन है। लेकिन मोदी जी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले हैं, उनको ये बात पता है कि इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए। तो मोदी जी ने पहली ही बार पहला ही सेंटेंस क्या बोला, तब केहन छिए यहां सब। अब लोगों को लगा यार ये तो एकदम अपने जैसा बोलता है। इस प्रकार से केहन छिए यहां सब जब मैथिली से उन्होंने शुरुआत किया तो लोग क्या समझ पाए, एकदम हमारे जैसा है ये। जबकि मोदी जी को मैथिली से कोई मतलब नहीं है, वो बेचारे गुजरात के हैं। लेकिन पहली बार यहां क्या बोला गया, केहन छिए यहां सब। अब उसी समय कुछ लोग इमोशनली जुड़ गए, कनेक्ट हो गए हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी विरोध कर ही रहे हैं। अब दूसरे ही सेंटेंस में मोदी जी ने क्या कहा, मित्रों दोस्तों, मैं जैसे ही पटना हवाई अड्डे पे उतरा, वहां से बाई रोड में है दरभंगा की पावन भूमि तक पहुंचा हूं और आते हुए रोड के गड्ढों ने मेरे हृदय को झकझोर के रख दिया। काफी मर्माहत हुआ हूं मैं। और ये बोलते ही मोदी जी की आंख से आंसू आ गए। अब सोचिए मामला कैसा होगा। क्या वहां एक भी इंसान ऐसा होगा जो मोदी जी के खिलाफ में बात करेगा? सारे लोग क्या हो चुके हैं, मोदी जी से इमोशनली जुड़ चुके हैं। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके पास क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कोई भी इंसान जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो, वो चीजों को आसानी से हैंडल कर सकता है। या फिर अभी चुनाव का समय है, बिहार में भी चुनाव है। अब इस चुनावी समय में आप देखिए कई सारे नेताजी होंगे, वो तो आपके बीच आते आएंगे ही, नॉर्मल है। और बिहार का चुनाव हो और जातिगत समीकरण न हो, ये तो होगा नहीं। तो जाति तो यहाँ पे बहुत मायने रखता है। अब संजोग ऐसा हुआ कि नेताजी चले गए हैं, मान लिया जाए कि एक हिंदू बहुल इलाका है, वहां चले गए हैं। अब वहां पे नेताजी बोल रहे हैं कि इस बार वोट जो है मोदी जी को देना है, बीजेपी को वोट देना है। तो क्या सारे लोग मानेंगे? वही आईक्यू वाला मामला। तो क्या सारे लोग मानेंगे? नहीं, बोलेंगे ना, क्यों दे मोदी जी को, मेरा जिसको मन होगा हम उसको वोट देंगे। अब नेताजी को पता है कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। अब नेताजी ने क्या कहा कि देखिए, नहीं देना है मत दो, मेरा क्या जाता है। लेकिन ये बात याद रखो, हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं,
उनके सपने में आए थे कौन? स्वयं विष्णु जी। और उन्होंने कहा है कि इस बार हम अवतार लेके आए हैं। कैसे? मोदी जी के रूप में अवतार लेके आए हैं। अगर वोट नहीं दिए तो शायद दुनिया नहीं बचेगा, तो इसीलिए हम अवतार लेके आए हैं मोदी जी के रूप में, तो वोट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी देंगे, अगर लोग नहीं मान रहे हैं वो एग्जाम्पल भी देंगे। याद करो 2013 भूकंप आई थी कि नहीं आई थी? पता है क्यों आई थी? क्योंकि मोदी जी नहीं थे सत्ता में। जैसे मोदी जी आए फिर आई क्या भूकंप? ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि जो मासूम लोग हैं इनसे जुड़ जाएंगे, इमोशनली जुड़ गए, क्योंकि उनके पास क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। या वही नेताजी अगर चले गए, मान लिया जाए किसी मुस्लिम बहुल इलाके में, वहां भी मामला कुछ ऐसा ही है। अब वहां भी क्या बोल रहे हैं? दे दो मोदी जी को वोट। बोले क्यों दे? मेरी मर्जी। अब कहें अच्छा ठीक है, तुम्हारी जहां मर्जी हो वही तुम करो, लेकिन एक बात याद रखो, जो सबसे बड़े मौलवी साहब हैं कहाँ? मक्का मदीना वाले, उनके सपने में आए थे पैगंबर मोहम्मद साहब, और उन्होंने कहा है कि इस बार हम थोड़ा धर्म बदल के आए हैं, लेकिन मोदी जी का रूप लेके आए हैं, और अगर वोट नहीं दिए तो कयामत की रात जल्दी ही आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। और वो लोग सोचे अच्छा ऐसा हो जाएगा। वहां भी फतवा जारी हो गया है कि आप सभी को क्या करना है? किसी खास पार्टी को वोट करना है। और इस प्रकार से वहां पे नेताजी कर क्या रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जा रहा है। तो ये तो है कि चलिए समझने के लिए है, मैं किसी का कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूं, बस एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया। अब है कि प्रोफेशनल लाइफ में इसकी क्या जरूरत है। अगर मान लिया जाए कि अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो क्या प्रोफेशनल लाइफ में इसका कोई बेनिफिट है, कोई फायदा है? तो चलिए इसको हम देखते हैं कि एग्जांपल से ही। मान लेते हैं कि दो फ्रेंड है, एक है ए और एक है बी। समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। अब संजोग ऐसा हुआ कि दोनों का आईक्यू का डेटा दिया गया है, ए का भी आईक्यू है और यहाँ पे बी का भी आईक्यू का डेटा है। अब अगर हम एक ही बात करें तो मान लिया जाए कि ए का आईक्यू है 140 और बी का आईक्यू है 90। तो इसका मतलब है कि ज्यादा समझदार होगा कौन इसमें? तो ज्यादा समझदार है ये, क्योंकि इसका आईक्यू ज्यादा है। लेकिन हुआ क्या कि मतलब ऐसा केस है कि ये दोनों बचपन से साथ में पढ़ते हैं, एकदम अच्छे वाले मित्र हैं। वो कहते हैं ना लंगोटिया यार टाइप का। लंगोटिया यार मतलब तब से इनका याराना है जब ये लंगोट में घूमा करते थे, एकदम बचपन की दोस्ती है। अब बचपन वाली दोस्ती है, लेकिन उस दोनों दोस्त में एक ए ऐसा है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, 140 है। एक ऐसा इंसान जो अगर किताब को एक बार पढ़ ले तो दोबारा पढ़ने की शायद जरूरत भी ना हो, एक ही बार में सब समझ जाता है, याद रह जाती हैं बातें। और बी क्या है, चूंकि इसका आईक्यू कम है, नॉर्मल है, इसे चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रह पाती हैं, या जल्द से ये बार बार इसको रिवाइज करना पड़ता है। इसका मतलब है कि मानसिक तौर पे थोड़ा सा ए के कंपैरिजन थोड़ा सा कमजोर है। अब हुआ क्या कि ये दोनों साथ में ही बैठते थे, अच्छे दोस्त थे, क्लासेस साथ में होती थी, और हर दोस्त का जो फर्ज होता है वो ये करता था, खूब चीटिंग करवाता था बी को, हर एग्जाम में हेल्प करता था, सारे क्लासेस में हेल्प करता था। और ऐसे मामला पहुंच गया है बोर्ड तक। मैट्रिक का एग्जाम है, दोनों ने साथ में फॉर्म भरा, बोर्ड है, चूंकि साथ में फॉर्म भरा, साथ में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो वहां भी संजोग ऐसा बन गया कि दोनों ने क्या किया, दोनों को एक जगह ही सीट मिल गया है।
बोर्ड के एग्जाम में। अब वहाँ ये तो टॉपर है, आईक्यू ज़्यादा है, एग्जाम दिया इन्हें, और इन्हें खूब चीटिंग करवाया बी को। और इससे क्या हुआ कि ए चूंकि टॉपर था तो ये तो टॉप कर गया है पूरे बिहार में, 98% आया है ए को। लेकिन बी ने भी तो टॉपर का चीटिंग करके लिखा है, नकल किया है उसने। और बी ने चूंकि नकल किया, इसको बहुत ज्यादा तो नहीं आया, लेकिन इसको भी आ गया है, 70-75% आ गया है, काफी है इसका। अब यहां तक तो मामला ठीक था। अब दोनों ने सोचा कि हम किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब दोनों ने सेम कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ए ने भी बी ने भी। अब 4 साल का कोर्स था, 8 सेमेस्टर्स थे, और हर सेमेस्टर में क्या हो रहा है कि ए खूब चीटिंग करवाता है और बी खूब करता है, नकल कर करके पास कर जा रहा है। ए तो हर सेमेस्टर का टॉपर है, लेकिन बी क्या है, टॉप भले न कर रहा हो लेकिन पास तो कर ही जा रहा है। अब मामला आया है लास्ट में, जब आखिरी सेमेस्टर आया, 8वां सेमेस्टर आया, तब हुआ कि कैंपस सिलेक्शन। अब कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन है, देश विदेश की कई बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आई हुई हैं। अब उसी में एक बड़ी कंपनी आ गई है, गूगल। गूगल ने दोनों का इंटरव्यू लिया। अब गूगल ने जब दोनों का इंटरव्यू लिया तो ए ने भी इंटरव्यू दिया, बी ने भी इंटरव्यू दिया। संजोग ऐसा था कि ए को उस इंटरव्यू में आ गया है, मान लिया जाए कि ए को जो जॉब लगा, इसको मिला है 12 करोड़ पर एनम का पैकेज, 12 करोड़ पर एनम। बी को भी लगा है, इसको ज्यादा तो नहीं मिला, हाँ, लेकिन 12 लाख पर एनम का पैकेज इसे भी मिला है। एक को मिला है 12 करोड़ पर एनम और बी को मिला है 12 लाख पर एनम। ऐसा मामला है। अब संजोग ऐसा था कि दोनों चला गया है गूगल के हेडक्वार्टर में, और ऐसा हुआ कि दोनों का बॉस भी एक ही है, कोई एक इंसान दोनों का बॉस है, ये दोनों किसी खास के नीचे काम कर रहे हैं। अब ए से तो सब लोग खुश रहते हैं, बॉस भी इंप्रेस रहता है। जैसे ही ए को कोई काम दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दिया गया, क्योंकि ये तो मशीन है, एकदम काफी अच्छा आईक्यू है, काम करने की आदत है, इसको खूब मन लगता है, तुरंत काम किया, कर दिया सबमिट बॉस के पास, और बॉस खूब खुश रहता है। और यही कारण है कि इसे खूब वहां पे इंसेंटिव वगैरह खूब मिलते हैं, फायदा हो रहा है। अब बी का मामला थोड़ा सा खस्ता है, वहां पे आईक्यू भी कम है, काम करने का मन भी नहीं करता है, मजबूरी में कर रहा है बेचारा, करे क्या। अब ये भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए बॉस के कमरे में गया। अब बॉस ने तो जैसे ये प्रोजेक्ट दिखाया, बॉस बहुत ज्यादा इंप्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, काम चलाओ है, काम तो चल गया है। अब बॉस ने कहा हाँ चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ठीक है। अब ये जैसे निकल रहा है वहां से और जाते हुए कह रहा है कि बॉस एक बात कहूं क्या। अब बॉस को लग रहा है यार ये चिंटू भी बोलेगा, ठीक है बोल लो भाई, क्या बोलोगे तुम, बोलो क्या है। कह रहा है बॉस आपको इस कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। अब बॉस कह रहा है तुम पागल वागल हो गए हो, बेचारा कह रहा है कि तुम पागल हो गए हो, बॉस सेम तुम्हारे और तुम मुझे ही कह रहे हो कि कंपनी में नहीं होना चाहिए, आखिर कहना क्या चाहते हो। अब फिर ये बी क्या कह रहा है कि बॉस मेरे कहने का मतलब है कि लोग आपके लिए जो जान देते हैं, अब एक बार काम के लिए बोल देते हैं, लोग आपके लिए तैयार हो जाते हैं, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके एक इशारे पे मामला बदल जाता है, काम करना चाहते हैं लोग आपके लिए, सुनते हैं लोग आपको। अगर आपके जैसा कोई इंसान भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री बन जाए, सोचिए क्या होगा, देश की गरीबी खत्म हो जाएगी।
अब बॉस को लगा अच्छा, जो बॉस पहले इसकी बातें सुन नहीं रहा था, बॉस है इंसान, और ये बात चिंटू को पता है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब आप उसकी बड़ाई करें, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलें, स्टार्टिंग का 1 आध मिनट उसको अजीब लगेगा, 1-2 बार अजीब लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर हवा भरने लगेगी, अच्छा कुछ तो बात है हमने। और बॉस भी इंसान है, चिंटू को अच्छे से आइडिया है। अब बॉस को लग रहा है अच्छा ऐसी बात है क्या, और बॉस दिमाग में क्या सोच रहा है, ये पहला कोई इंसान है जो मुझे सही से समझ पाया है, आज तक कहां किसी ने समझा, सोने की पहचान कहां होती है सभी को। और बॉस एकदम फूल गया है, और ये तो हवा दे ही रहा है, इसका काम ही हवा देना। जबकि सच्चाई क्या है, ये सिर्फ बॉस के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, ये जैसे ऑफिस से बाहर निकला, वहां पे कई सारे डेस्क थे, वहां पे हर डेस्क के इंसान के साथ ये ऐसा ही बोलता है। जैसे पहले डेस्क पे गया, अब वह मुखर्जी साहब हैं, उनको भी यही बोल रहा है, वह मुखर्जी साहब क्या असाइनमेंट था आपका। अब मुखर्जी साहब कह रहे तुम कब देख ली मेरा असाइनमेंट, तुम क्यों देखे। अगर मुखर्जी साहब वैसी बात नहीं है, मैंने आपका 6 महीने पहले वाला असाइनमेंट देखा और उसके आधार पर मैंने अपना बनाया, और जैसे ही मैंने अपना असाइनमेंट बनाया, आपका वाला देख के बॉस को मैंने दिया, बॉस तो इंप्रेस हो गए, एकदम प्रमोशन की बात करने लगे। वही तो मैं सोचूं कि मुखर्जी साहब के अलावा ऐसा काम कर कौन सकता है, पूरा फुला दिया है मुखर्जी साहब को। अब मुखर्जी साहब क्या बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा है क्या, और भी कुछ मिला है तुम्हें, कोई नया असाइनमेंट मिला है, बोला अल्लाह मैं ही कर देता हूं। तो ये ऐसा इंसान है जो अपना काम भी दूसरों से ही करवा लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कहने का बात यह है कि अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप जो चाहें जीवन में हासिल कर सकते हैं, काफी ऊपर जा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करने पे उतर आए तो आप समाज को बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर ये चीज, ये काबिलियत आपके पास है, जो जेनेटिक तो होता नहीं है, समय के साथ विकसित होगा, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो हमें इसका गलत यूज नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी के पास ऐसा है, वो गलत यूज करना है, तो वैसे लोगों से बच के भी रहना है, निहायत जरूरी है ये। तो यही है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें कई सारे कंटेंट हम लोग करेंगे, और वो सारे कंटेंट आईक्यू और ये ईआई यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे जुड़ी हुई रहेंगी। तो अगर कुछ भी कोई कमी रहे या लगे कहीं समझ ना पाए, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर कंटेंट में लगे कि कहीं पे कमी रह गई हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तभी मैं इसमें कुछ और भी बेहतर कर पाऊँ। हो सकता है कहीं मेरा डेटा गलत ही रहा हो। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो तुरंत कमेंट करना है, बताना है एकदम। तो चलिए आज का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्लास है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सोशलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, सामाजिकरण क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग मिलते हैं आगे की क्लास में। बस ध्यान रहे कि ये कंटेंट जो हमारा है आईक्यू और ये ईआई, इसको अच्छे से एक बार देख लेना है, हो सके 2-3 बार वीडियो देख लीजिए और क्लियर करना है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।